यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आइए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर। सर चैप्टर नंबर 6 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड सेक्शन नंबर 9(5) वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। आइए सर, सबसे पहली बात आरसीएम की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 9(3) एंड 9(4) आर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेक्शन नंबर 9(5) इज द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ईसीओ वाला। सर जो सेक्शन नंबर 9(3), 9(4), 9(5 है वही आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन नंबर 5(3), 5(4) एंड 5(5) है। आइए बच्चों, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या कि सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ। और सर उन नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ में रेसिपिएंट विल बी ट्रीटेड एज इफ रेसिपिएंट इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड रेसिपिएंट पर टैक्स की लायबिलिटी आएगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? एंड सर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स इन दिस केसेस। और सर ये पावर को यूज करके गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स को भी नोटिफाई किया है एंड सर्विसेज को भी नोटिफाई किया है। नाउ आइए सर, वो नोटिफिकेशन में कौन कौन सी सर्विसेज नोटिफाई करी पहले हम पढ़ लेते हैं बच्चों की लिस्ट ऑफ सर्विसेज वेयर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल। फर्स्ट, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ध्यान से सुनना सर, मजा आएगा। जीटीए केस में जो पर्सन कंसाइनर या कंसाइनी दोनों में से एक पर्सन फ्रेट पे करने के लिए लायबल है बेटा, तो जो पर्सन फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है उसको बोलते हैं रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। वो पर्सन जो फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है वो अगर इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से कोई एक है तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी एग्जिम्प्ट है मेगा एग्जिम्प्शन लिस्ट में। और अगर जीएसटी लगेगा तो खास बात रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो रेसिपिएंट जो इन 7 लोगों में से कोई एक पर्सन है वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। क्लियर? बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। पर हाँ, जीटीए चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन ले सकता है। और अगर जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन लिया है तो सर उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है अपने जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को। वो जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, डिक्लेरेशन देगा और बिल पे डिक्लेरेशन देगा कि मैंने इस फाइनेंशियल ईयर से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं, मैंने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन लिया है, दैट्स व्हाई आई एम चार्जिंग द जीएसटी ऑन द इनवॉइस। ऐसा वो डिक्लेरेशन देगा बिल पर बेटा। हाँ है ना भाई, तभी तो बिल पे टैक्स चार्ज कर पाएगा, वरना बिल पे टैक्स नहीं चार्ज कर पाएगा। अब सर ध्यान देना, अगर जो फ्रेट पे कर रहा है वो इन 7 लोगों के अलावा कोई और है तो भले ही जीटी ने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया या बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज का ऑप्शन था, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है। केवल इन 7 लोगों के केस में टैक्स लगता है और बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है एंड द रेट ऑफ टैक्स इज 5%। सर अब सर बात आती है क्या, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में अगर जीटी ने टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया होता तो ऐसे केस में रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा? वैसे वो सिलेबस में नहीं आता पर नॉलेज के लिए बता रहा हूं, 5% द रेट ऑफ टैक्स विदाउट एनी आईटीसी। और अगर जीटी ने 12% टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया है तो जीटी कैन अवेल ऑल द क्रेडिट ऑफ इनपुट्स, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स। क्लियर? जो भी उसने परचेज किया। पर अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है तो ऐसे केस में जीटी बिल पे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगा और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 5% अंडर आरसीएम। और टैक्स पे करके अगर उसको आईटीसी मिलता तो आईटीसी ले लेगा बच्चों। अब बात आती है क्या, वो 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन कौन कौन होते हैं? रजिस्टर्ड फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट इंक्लूडिंग एओपी, और जहां पार्टनरशिप फर्म है वहां एलएलपी भी रेफर होता है। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और इनके अलावा कोई भी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो सर इन 7 स्पेसिफाइड लोगों में से कोई भी पर्सन अगर फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है तो ही जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी क्या है? एग्जिम्प्ट है। और अगर जीएसटी एग्जिम्प्ट है तो नोबडी इज लायबल टू पे द जीएसटी। क्लियर? अब सर ये 7 लोग अगर फ्रेट पे कर तो टैक्स लगेगा और बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और जीटी ने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया तो वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा। भारत माता की जय। सर सेकंड पॉइंट आता है क्या, रिगार्डिंग एडवोकेट्स। सर ध्यान देना बेटा, वैसे मेगा एग्जामिनेशन से लिंक करके मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अच्छा एक बात और यह भी बताता हूं मैं आपको, एक और पॉइंट जीटी के रिगार्डिंग कि सर अगर जो फ्रेट पे कर रहा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कौन है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है सर, या सर गवर्नमेंट एजेंसी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51 के लिए रजिस्टर्ड है, किसी और पर्पस के लिए वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे केस में भी जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है, नोबडी इज लायबल टू पे टैक्स, ना जीटीए ना वो रेसिपिएंट। ओके डन। आइए सरकार, एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का पॉइंट एक साथ तुम्हें बता देता हूं कि सर अगर एडवोकेट भले वो इंडिविजुअल एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो, या सर फर्म ऑफ एडवोकेट्स हो, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट हो, या सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, इनके केस में रेसिपिएंट अगर बिजनेस एंटिटी है जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन तो ही टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स एग्जेम्प्ट है। क्लियर सर? और टैक्स लगेगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। प्लस ध्यान देना बेटा, अगर सीनियर एडवोकेट सर अगर किसी का केस रिप्रेजेंट कर रहा है इन द कोर्ट तो ऐसे केस में जिस कंपनी का, जिस पर्सन का वो केस रिप्रेजेंट कर रहा है इन दी
कोर्ट, सर उसको रेसिपिएंट माना जाएगा, भले ही उसको केस जो आया है वो किसी दूसरे एडवोकेट के थ्रू आया, वी डोंट केयर, रेसिपिएंट फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म माना जाएगा वो पर्सन, वो पिटिशनर, वो लिटिगेंट, वो एप्लीकेंट जिसका केस वो फाइट कर रहा है, उसको रेसिपिएंट मानेंगे, सो दैट उस पर लायबिलिटी आएगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। कई बार क्या होता है, कंपनी ने केस दिया किसी लॉयर को, लॉयर ने केस रेफर कर दिया किसको, सीनियर एडवोकेट को। अब सीनियर एडवोकेट जब केस रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, किसका कर रहा है, अल्टीमेटली उस कंपनी का कर रहा है, तो वो कंपनी को रेसिपिएंट मानेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के पर्पस के लिए। भारत माता की जय। सर आइए स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, बच्चों ध्यान से सुनना क्योंकि यहां पर गलती होती एग्जाम्स के अंदर। कई बार क्या होता है, सर हमको याद नहीं रहता कि रेसिपिएंट कौन होगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा। जैसे स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में सर्विस सप्लायर कोई भी हो सकता है, पर सर्विस रेसिपिएंट जिसने स्पॉन्सर किया है वो पर्सन अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। और हाँ एक बात और, इन सारे पॉइंट्स के अंदर एक कॉमन बात है सबके यहाँ पे लिखी हुई थी सर जो मैंने नीचे नोट में लिखा हुआ है कि जो रेसिपिएंट की बात कर रहा हूं, जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात आती है, दैट रेसिपिएंट शुड बी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, क्योंकि रेसिपिएंट अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आउट ऑफ इंडिया है तो टैक्स वो कैसे पे करेगा। इसलिए हर जगह जहां पे भी रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं वहां पे रिवर्स चार्ज तभी लगेगा अगर रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ये कॉमनली सबके लिए ध्यान रखिएगा। ओके, तो सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में जो स्पॉन्सर है वो है रेसिपिएंट, तो सर ऐसे केस में वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी तो रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। देन सर गवर्नमेंट सर्विसेज, ध्यान देना बेटा, गवर्नमेंट की सर्विसेज के केस में सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की सर्विसेज, देन सर सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट वेदर विद इन द प्रेसिंग्स ऑफ द पोर्ट एयरपोर्ट या आउटसाइड द पोर्ट एयरपोर्ट, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विसेज के केस में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है और सर हमेशा गवर्नमेंट ही टैक्स पे करेगा। प्लस ध्यान देना बेटा, रेंटिंग ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी सर्विसेज टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, रेंटिंग ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में अगेन रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, अदरवाइज सर अगर रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। क्लियर। पर ध्यान देना बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के केस में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अगर कोई भी सर्विसेज दी, भले रेंटिंग की हो या कोई भी सर्विसेज हो, रेंटिंग ऑफ इम्यूनिटी के केस में भी भले रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो ना हो, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रिवर्स चार्ज नहीं लगता है। क्लियर, डन। अब सर ध्यान देना बच्चों, यहां पर एक बात और, सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज, रेलवे की सर्विसेज, देन गुड्स और देन वेसल और एयरक्राफ्ट वाली सर्विसेज एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर की सर्विस को छोड़ दो, उसके अलावा एनी अदर सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी वहां टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब वो बिजनेस एंटिटी, अगर वो बिजनेस एंटिटी सर ध्यान देना जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, पर हाँ रेंटिंग ऑफ इम्यूनिटी के केस में क्या हो रहा है बच्चों, सर अगर बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स पे करेगा, नहीं रजिस्टर्ड तो गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा। पर मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ बेटा क्या, कि अगर इन तीन के अलावा सर एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी जो जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन से कम था तो उस पर जीएसटी एग्जाम किया ताकि उस बेचारे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़े। तो सर ये तीन और एक रेंटिंग ऑफ इम्यूनिटी छोड़ दो, बाकी एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी, अगर उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन से कम था तो जीएसटी एग्जाम्प्ट है। मतलब क्या हुआ कंक्लूसिवली बेटा, ये चार सर्विस छोड़ दो, इसके अलावा एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसका टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन था प्रीवियस ईयर का, तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा और वो भी आरसीएम में लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा और रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बिजनेस एंटिटी लायबल होगा बेटा। क्लियर, डन। और हाँ सर जैसा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के लिए पढ़ा, वैसा ही सर सेम प्रोविजन अप्लाई टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल कौन से बेटा, ये आईटीएटी, जीएसटीटी वो है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाला तो लॉयर के अकॉर्डिंग हमने पॉइंट पढ़ लिया बेटा, वो अलग ट्रिब्यूनल है। और ये सर आईटीएटी, जीएसटीटी ये ट्रिब्यूनल से बच्चों। ये सर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ध्यान देना बेटा, घर किराए पे दिया रहने के लिए, तो घर किराए पे दिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जम्प्ट होता है अगर रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी सर, पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा और वो भी वो रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। भले ही उस रजिस्टर्ड पर्सन ने उस घर को सर अपने ऑफिस में यूज लिया या अपने घर के लिए यूज लिया, वी डोंट केयर, अगर उसने अपने बिजनेस में एक्सपेंस क्लेम किया है और घर किराए पे लिया है उसने, तो सर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स पे करेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, भले सर्विस देने वाला कोई भी पर्सन उसे कंसर्न नहीं है। देन सर बिल्डर को, प्रमोटर को अगर आपने ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट किया है या फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया है, या सर आपने
लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए सर कोई लीज पर लैंड आपने उसको लीज पे दिया है, तो ऐसे केस में वहां पे प्रमोटर विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? देन ध्यान देना बेटा, लॉन्ग टर्म लीज के अंदर देना पेमेंट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट कॉल्ड एज प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, डेवलपमेंट चार्ज एटसेट्रा बेटा। देन सर अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो ऐसे केस में इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो उस पर जीएसटी लगता है, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। वो रेसिपिएंट, वो बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। क्लियर? यहाँ पे एनालिसिस देर का एट द एंड ऑफ दिस टेबल बात करते तब बेटा। इंश्योरेंस एजेंट के केस में हमेशा इंश्योरर लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देन रिकवरी एजेंट के केस में बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसीज विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम। देन सर कॉपीराइट, पर कॉपीराइट किसका? अगर बुक के कॉपीराइट की बात करूं तो पॉइंट नंबर 9 में बात करेंगे। बुक के अलावा क्या होता है बेटा? सर कॉपीराइट्स म्यूजिकल, सर साउंड म्यूजिक का भी होता है बेटा, पर उसको छोड़ दो। सर हम बात करें किसका? सर आर्टिस्टिक वर्क, ओरिजिनल, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क बेटा। सर ध्यान देना बेटा, कॉपीराइट और भी इसके अलावा कुछ और चीजों का भी होता है बेटा, ठीक है। बुक्स के केस में तो हमारे पॉइंट नंबर 9A। सर देन कॉपीराइट इन रेस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी मतलब बुक्स, वो आएगा पॉइंट नंबर 9A। ओरिजिनल, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क के केस में सर वो प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपनी या इस तरह का जो पर्सन होता है वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, वो जो आर्टिस्ट है वो लायबल नहीं होगा। देन सर बुक्स के केस में, लिटरेरी वर्क्स के केस में पब्लिशर विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो भी रॉयल्टी मिल रहा है ऑथर को उसके लिए, पर ऑथर चाहे तो अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने का ऑप्शन ले और अपने जुरिसडिक्शनल कमिश्नर को इंटीमेशन दे दे, डिक्लेरेशन दे दे कि साहब मैं तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करूंगा। एंड सर अगर उसने ऑप्शन लिया तो ही कैन नॉट विड्रॉ दिस ऑप्शन विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। क्लियर? और बिल पे वो डिक्लेरेशन देगा कि मैंने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया है और मैंने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया, इसलिए वो टैक्स चार्ज करा बिल पे बेटा। क्लियर? डन। सर मैंने इस बुक के अंदर क्या किया बच्चों, जो भी वर्ड्स बहुत काम के होते हैं जिनको देख लिया तो आपका पूरा कंटेंट रिवाइज हो गया, वो मैंने रेड मार्क किया सो दैट आपको रिवीजन में इफेक्टिव रिवीजन और फास्ट हो बेटा। ये रेड वर्ड भी देखे तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती आपने को। इस तरह से मैंने पूरी बुक में कोशिश किया है। आई होप यू आर एंजॉयिंग द बुक एज वेल एज लेक्चर्स। सरकार आइए पॉइंट नंबर 10, आरबीआई ने ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई जो बनाई है उसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई व्हाट एवर दे आर चार्जिंग द फीस फ्रॉम द आरबीआई, उसके लिए आरबीआई लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देन इंडिविजुअल डीएसए जो बैंक के कमीशन एजेंट होते हैं बेटा लोन अकाउंट के लिए, तो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर कोई है तो बैंक से जो कमीशन चार्ज करा उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। पर वो डीएसए अगर खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप में या एलएलपी है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो वो खुद समझदार आदमी है, खुद बड़ा आदमी है, वो खुद फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर देगा। पर अगर वो इंडिविजुअल डीएसए है तो बैंकिंग कंपनी विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, बैंकिंग कंपनी इंक्लूडिंग एनबीएफसी। है ना? बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में बैंकिंग कंपनी लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट खुद टैक्स पे करता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने अपने अंडर एक एजेंट अपॉइंट कर दिया तो एजेंट को जो फीस मिल रहा है उसके लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देन सिक्योरिटी सर्विसेज इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, बॉडीगार्ड्स वगैरह। सर आप मॉल्स वगैरह में जाते हो वहां पे देखना सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह खड़े रहते हैं, तो ऐसे केस में सर सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस देते हो अगर आप, क्लियर, तो ऐसे केस में अगर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी तो ऐसे केस में रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर रेसिपिएंट सर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में सर वहां रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सेकंड, रेसिपिएंट वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट है या गवर्नमेंटल एजेंसी है, लोकल अथॉरिटी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में वहां पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ऑल्दो दे आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी पर यहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अच्छा जीटीए के केस में ये सेम पॉइंट हमने पढ़ा था, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में वहां तो जीएसटी ही एग्जम्प्ट था, यहां पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, टैक्स तो लगेगा पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सर्विस सप्लायर विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। सर आइए नेक्स्ट पॉइंट, renting of any motor vehicle which is designed to transport passengers where cost of fuel is included in the cost charge from the service recipient, तो ऐसे केस में सर अगर आपने मोटर व्हीकल किराया दिया और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल देने वाला पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और सर जिसने मोटर व्हीकल रेंट पे लिया वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम। ध्यान देना बच्चा, अब यहाँ पे गलती होती है बहुत सारे बच्चों से। पहली बात तो सिक्योरिटी सर्विस में कोई भी पर्सन हो, सर कौन है यहाँ पे बेटा, सर रजिस्टर्ड पर्सन, पर यहां पे भी ध्यान रखना बेटा सर्विस सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि सिक्योरिटी सर्विस देने वाला पर्सन खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है,
मतलब वो बड़ी कंपनी बन गई है, बड़े ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहा है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर देंगे। पर अगर सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। पर सर ध्यान देना बेटा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में कौन है? सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या होता है कई बार एग्जाम में ये कंफ्यूज होता है कहां पे बॉडी कॉर्पोरेट था कहां पे नहीं था। तो यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा लॉजिक के साथ में कि सर ये इंडस्ट्री के हिसाब से गवर्नमेंट ने ध्यान में रखा है कि कहां फॉरवर्ड चार्ज में पॉसिबल है सर्विस सप्लायर से टैक्स लेना और कहां पॉसिबल नहीं है। क्लियर? उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने डिफाइन किया ऐसा रहा। तो यहां बोल दिया क्या, अगर सर्विस सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये रिवर्स चार्ज है, पर कब? रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर? पर इसमें भी अगर सर्विस सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये रिवर्स चार्ज की बात आएगी। पर अगर उसने खुद ने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, तो ऐसे केस में सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, वहां रेसिपिएंट कोई भी उससे कंसर्न नहीं है। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट क्या है, अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है और सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बाय डिफॉल्ट क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रेसिपिएंट टैक्स पे करता है 5% के हिसाब से बेटा। पर अगर रेंटिंग मोटर व्हीकल विच इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, उसने अगर खुद ने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ले लिया तो हमेशा ही फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, बात खत्म बेटा। अच्छा, खुद अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, बात ही खत्म। रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, बात खत्म बेटा। रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, उसने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन नहीं लिया होना चाहिए। क्लियर? तो रिवर्स चार्ज है। आइए, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज के केस में हमने चैप्टर नंबर 1 के टाइम में बात करी थी, जो लेंडर है उसने सिक्योरिटीज लेंड करी, बोरोवर ने क्या किया है, सिक्योरिटीज बोरो करी, वो लेंडिंग फी देता है, उसके लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आईजीएसटी लगता है और बोरोवर विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम। क्लियर? डन। ये मैंने पॉइंट आपको ऑलरेडी बता दिया कि रेसिपिएंट शुड बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। जहां पार्टनरशिप में रेफर हुआ वहां एलएलपी भी रेफर होगा। जीटीए का जो मैंने आपको समझाया उसका चार्ट फॉर्म बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ दे रखा है, जो अभी मैंने रेंटिंग मोटर व्हीकल के बारे में आपको बताया बेटा पे ऊपर, उसका भी ऐसा सुंदर चार्ट मैंने आगे दे रखा है बेटा आपको, ये रहा वो चार्ट। क्लियर? बड़ा सुंदर चार्ट है बेटा। आइए सर, टीडीआर और एफएसआई के बारे में यहाँ क्या लिखा है, ध्यान देना बेटा। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स और लॉन्ग टर्म लीज 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स टू बिल्डर के केस में सर टैक्स लगता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बिल्डर लायबल होता है। पर मान लो ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था, तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में जितने फ्लैट बुक हो चुके बिफोर द ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, उतने फ्लैट के प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी क्या कर दिया, एग्जिम कर दिया, क्योंकि उस फ्लैट पे टैक्स लग रहा, तो डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी एग्जिम कर दिया। फ्लैट पे जीएसटी नहीं लग रहा, जैसे 70 फ्लैट बुक हो गए 30 फ्लैट बुक नहीं हुए, तो 30 फ्लैट का जो कारपेट एरिया था उसके प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट की जो वैल्यू होगी प्रोपोर्शनेट, उस पे जीएसटी लगेगा और वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बिल्डर टैक्स पे करेगा, और पर रेट ऑफ टैक्स विल बी 5% ओनली, केवल 5% टैक्स पे करना है। और अगर अफोर्डेबल हाउस है तो 1% रेट ऑफ टैक्स। भारत माता की जय। आई थिंक मजा आया होगा सर आपको। सर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर, देन बेटा सर्विसेज डायरेक्टर ने डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विसेज दी है, वहां टैक्स लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। पर अगर डायरेक्टर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दी, जैसे डायरेक्टर ने अपना घर किराए पे दिया है, या डायरेक्टर ने कोई दुकान किराए पे दी है, या डायरेक्टर ने कोई और काम दिया है विच इज नॉट इन हिज डायरेक्टर्स कैपेसिटी, वो एक इंडिविजुअल पर्सन की कैपेसिटी में सर्विस दी है, तो वहां पे सर कोई रिवर्स चार्ज नहीं है। डायरेक्टर की कैपेसिटी वाली सर्विस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। भारत माता की जय। सरकार ये देखिए, जैसे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मैंने आपको पढ़ा है, चार्ट देखिए बड़ा सुंदर बना रखा है मैंने आपको। पर्सन लायबल टू पे जीएसटी अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस वेयर जीएसटी इज पेबल एट द रेट ऑफ 12%। देख इसने 12% का ऑप्शन लिया, बात ही खत्म, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा एंड सप्लायर विल बी लायबल टू पे जीएसटी। अगर जीएसटी पेबल इज एट द रेट ऑफ 5%, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स चार्ज की बात करेंगे। सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, बात ही खत्म, फॉरवर्ड चार्ज। सर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो ही रिवर्स चार्ज और रेसिपिएंट लायबल है, पर रेसिपिएंट अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, बात ही खत्म हो गई, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। क्लियर? डन। सर अब ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विस और रेंटिंग मोटर व्हीकल सर्विस के लिए एक सर्कुलर आया। सिंपल सी बात ये है, हमने बात करी क्या, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में रिवर्स चार्ज है। सर ध्यान देना, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर सर्विस में रिवर्स चार्ज नहीं है। मान लो कोई कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉइज के लिए मॉर्निंग में आने के लिए और इवनिंग में जाने के लिए बस की बस किराए पे ले ली बेटा, तो वो हो गया रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। पर उसने बस में टिकट बुक करा दी है कि मॉर्निंग में जाओगे इवनिंग में आओगे सर, या सॉरी मॉर्निंग में आओगे इवनिंग में जाओगे सर, और आपका जो टिकट है बस का वो हमने पे कर दिया। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी है किसी पर्सन ने, बॉडी कॉर्पोरेट, तो यहाँ कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है। मतलब सर ध्यान देना, मेन फर्क क्या है कंट्रोलिंग का, कि सर अगर आपने बस की बस किराए पे ली है, इट मींस सर वो आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपके टाइमिंग के हिसाब से, अपने रूट के हिसाब से जाएगी बेटा। पर अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस ली है तो ऐसे केस में वो कोई पर्टिकुलर टाइम, वो उसका जो टाइम फिक्स है, उसका जो फिक्स रूट है उस पर जाएगी और आप केवल टिकट ले रहे हो बेटा उसमें, आया ना भाई। तो सर अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है तो वहां पर रिवर्स चार्ज नहीं है, भले पेमेंट कौन कर रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? डन। आइए बच्चों, नाउ
सर आईजीएसटी एक्ट में केवल एक सर्विस ऐसी है जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एडिशनल सर्विस दे रखी है बेटा। सर डॉन के केस में कौन लायबल है, कौन लायबल याद है बेटा? तो सर आउट ऑफ इंडिया में सर्विस सप्लायर है और रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया में है, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और रेसिपिएंट लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए अंडर आरसीएम। पर इसका एक एक्सेप्शन है, OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। अगर आउट ऑफ इंडिया वाली वेबसाइट से आपने इस तरह की वीडियो सब्सक्राइब किए और रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे netflix.com की सर्विसेज आपने ली इंडिया में बेटा, और आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और OIDAR सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया है वो टैक्स पे करेगा इंडिया में आके बेटा। पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज ही लगेगा। OIDAR सर्विस की बात करो बेटा, बाकी सारे केस में तो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा अगर सर्विस सप्लायर आउट ऑफ इंडिया का है तो बेटा। हाँ ना भाई, डन। और हाँ ध्यान देना बेटा, रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो उसको बोलते हैं क्या, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट OIDAR सर्विस के केस में बेटा। भारत माता की जय। आइए बच्चों अब गुड्स की लिस्ट पढ़ लेते हैं हम, जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है सेक्शन नंबर 9(3) में। सर कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पिल्ड, बीड़ी रैपर लीव्स, तेंदू खाओ, बीड़ी पियोगी ना बेटा आपने। सर टोबैको लीव्स, रॉ कॉटन, इनमें अगर सप्लायर ऑफ गुड्स कौन है, एग्रीकल्चरलिस्ट है, तो सर रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो हमेशा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है। सेकंड सिल्क यार्न के केस में भी अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसको टैक्स पे करना है, पर कब? सर्विस सप्लायर गुड सप्लायर इज एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वॉर्म कॉकून्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न। तो सर जो क्या करता है, सिल्क यार्न मैन्युफैक्चर करता है फ्रॉम द रॉ सिल्क या फिर सिल्क वॉर्म कोकून्स, तो ऐसे केस में वो पर्सन अगर सप्लायर है और रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में सर रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो बेटा। सर नेक्स्ट, फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स अदर देन दोज ऑफ साइट्रस फ्रूट नेमली, तो सर फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स ऑफ पेपरमिंट, मेंथा पेपरिटा, ऑफ अदर मिंट, स्पीरमिंट ऑयल, एक्स मेंथा स्पिरिकेटा, वाटर मिंट ऑयल, एक्स मेंथा एक्वेटिक, हॉर्स मिंट ऑयल, एक्स मेंथा सिल्वेस्ट्रीज। अब ये स्पेसिफिक गुड्स है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री, एकदम आपको डिटेल में नहीं जाने का इसका, बस ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा बेटा आप। देन बेरगामेंट ऑयल एंड मेंथा अर्बेनिस, तो ऐसे केस में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड और रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्लियर? प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग सर्टिफिकेट के केस में सर PSLC के केस में जीएसटी लगता है और ऐसे केस में रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है और सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, बैंकिंग कंपनीज के बीच में ट्रांजैक्शन होता है ये, तो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। देन गवर्नमेंट कभी भी यूज्ड व्हीकल सीज्ड गुड्स वगैरह जब बेचता है, रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो ऐसे केस में वो टैक्स पे करेगा। सर कौन? यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट टू स्क्रैप, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी बेच रहा है, पर अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के केस में हमेशा ही फॉरवर्ड चार्ज है, कुछ भी गुड्स हो कुछ भी सर्विस हो बेटा, ठीक है। देन लास्ट है क्या, सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट्स, तो लॉटरी टिकट के केस में स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी जो लॉटरी ऑर्गेनाइज कर रहा है और टिकट खरीद रहा है, कौन? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट, तो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये गुड्स की लिस्ट भी हमने पढ़ ली बेटा। आइए सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4, सर याद है बेटा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस परचेज किया तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। और सर वहां पे नोटिफाइड पर्सन कौन है? केवल एक है, प्रमोटर। तो सर बिल्डर प्रमोटर ने अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से 1 रुपए की भी सीमेंट खरीद ली या 1 रुपए का भी कैपिटल गुड्स खरीद लिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। प्लस सर बिल्डर को प्रमोटर को बोल दिया है कि तुम जब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें मिनिमम 80% ऑफ द गुड्स और सर्विस जो काम आ रही है वो रजिस्टर्ड लोगों से परचेज किया होना चाहिए। अगर उससे शॉर्टफॉल हुआ तो जितना शॉर्टफॉल है उतना आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा और ऐसे केस में बिल्डर प्रमोटर विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जैसे मान लो उसने परचेज किया 78% ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो शॉर्टफॉल कितना 2%, तो 2% पे टैक्स पे करेगा कौन? बिल्डर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाँ ध्यान रखना बेटा, सीमेंट और कैपिटल गुड्स के केस में तो हमेशा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है और हमेशा प्रमोटर बिल्डर ही लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए। और हाँ टीडीआर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, एफएसआई एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, लॉन्ग टर्म लीज के केस में हमेशा ही क्या लगता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, वो हमने बात कर ली बेटा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर बिल्डर ने परचेज किया विच इज लेस देन 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज, तो ऐसे केस में जितना शॉर्टफॉल है उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 में बिल्डर टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, जिसको टेक्निकली प्रमोटर नाम दिया गया है। आइए सर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट या सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बोलता है क्या? सर अगर नोटिफाइड सर्विसेज एट प्रेजेंट ये 5 सर्विसेज नोटिफाइड है, ये नोटिफाइड सर्विसेज अगर
नोटिफाइड ये 5 सर्विसेज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी तो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। और 8% 5 सर्विसेज नोटिफाइड है। अब वो सर्विसेज कौन कौन सी है? फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मोटर मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल अदर देन ऑमनीबस। सर ध्यान देना बेटा, वहां पे क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और बाय डिफॉल्ट कौन टैक्स पे कर, वहां पे ईसीओ विल बी लायबल टू पे टैक्स एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। मतलब वहां पे ईसीओ को सप्लायर मान लेंगे। जैसे ओला के थ्रू आपने टैक्सी बुक किया बेटा, मान लो मैं हूं टैक्सी ड्राइवर, आपको अंदर ही से चर्च गेट जाना है, ओला से आपने टैक्सी बुक किया, मैं टैक्सी लेके पहुंचा, आपको मैंने चर्च गेट ड्रॉप किया, फेयर था मान लो ₹700, तो 700 रुपए जो मैंने आपसे चार्ज किया है उसके लिए सप्लायर मान लेंगे किसको? ओला को बेटा। क्लियर? अब सर इसमें एक्सेप्शन दिया क्या? ओमनी बस। पर ओमनी बस के केस में यहां बोल दिया क्या? अगर ओमनी बस की सर्विसेज दे रहा है कौन? कंपनी, तो वहां पे कोई सर 95 नहीं लगेगा। पर अगर अदर देन कंपनी मतलब सर द पर्सन सप्लाइंग सर्विस, कंपनी मतलब कंपनी एक्ट वाला जो कंपनी डिफाइन किया वो वाला, ठीक है। अगर ओमनी बस वाला पर्सन खुद कौन है? एक कंपनी है, तो ऐसे केस में कोई सेक्शन 95 नहीं लगेगा। पर द पर्सन हु इज सप्लाइंग द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय ओमनी बस, दैट पर्सन इज अदर देन कंपनी, तो यहाँ पे 95 लगेगा और ईसीओ विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। क्लियर? सर आइए बच्चों, अच्छा ओमनी बस का डेफिनेशन यहाँ दे रखा है। ओमनी बस मतलब a motor vehicle which is constructed or adapted to carry more than 6 passengers excluding driver। more than 6 मतलब 7 passengers, more than 6 मतलब 7 passengers, excluding driver मतलब एक ड्राइवर भी हो गया। टोटल कितना हो गया बच्चों? 8 पैसेंजर हो गए बेटा, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। 8 कैटेगरी 8 पैसेंजर वाली व्हीकल अगर हुई तो ठीक है। मोर देन 6 मतलब 7 और एक्सक्लूडिंग ड्राइवर को मिला देंगे, मतलब इंक्लूडिंग ड्राइवर कितना हो गया? 8 पैसेंजर्स वाला व्हीकल अगर है उसको बोलेंगे ओमनी बस। और वो अगर पर्सन कंपनी है तो 95 नहीं लगेगा, जो सर्विस सप्लायर है वो अगर कंपनी नहीं है तो 95 लगेगा। क्लियर? आई होप बात समझ में आ रही बेटा आपको। आइए मालिक, अगला सर्विस सर होटल अकोमोडेशन। ध्यान देना बेटा, होटल अकोमोडेशन और नेक्स्ट आ रहा है क्या? हाउस कीपिंग सर्विसेज। यहाँ पे ये बोला है क्या? होटल अकोमोडेशन सर्विसेज और हाउस कीपिंग सर्विस में जो सर्विस सप्लायर है वो अगर होटल वाला या कारपेंटर प्लम्बर एटसेट्रा वो अगर खुद लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, खुद रजिस्टर्ड जीएसटी में, तो ऐसे केस में कोई 95 नहीं लगेगा। पर अगर वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ऐसे केस में 95 लगेगा। और सर वो goibo.com या urbanclub.com अर्बन कंपनी ये लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए एज इफ दे आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज बेटा। देन लास्ट है क्या? स्विगी जोमेटो रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ईसीओ के केस में ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। पर उसमें भी एक एक्सेप्शन बेटा, अगर वो रेस्टोरेंट ऐसे किसी होटल प्रीमाइसेस में लोकेटेड है जिस होटल में अकोमोडेशन ऑफ एनी यूनिट उसका डिक्लेयर्ड टैरिफ इज अबव ₹7500 पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट बेटा। मतलब अगर एक्सीडिंग 7500 रूम टैरिफ है, डिक्लेयर्ड टैरिफ बेटा, अगर किसी एक भी रूम, मान लो रूम में होटल में बहुत सारी कैटेगरी के रूम है और उसमें मान लो एक भी रूम का कैटेगरी ऐसा है डिक्लेयर्ड टैरिफ अगर उसका एक्सीडिंग ₹7500 है, मतलब 7501 या अबोव है, तो ऐसे केस में उस होटल में जो रेस्टोरेंट लोकेटेड है उस रेस्टोरेंट के लिए सर 95 नहीं लगेगा, वह रेस्टोरेंट खुद लायबल होगा। बाकी सारे रेस्टोरेंट के केस में हमेशा भली रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमेशा क्या लगेगा? 95 लगेगा। और स्विगी विल बी लायबल पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एज इफ स्विगी इज द सप्लायर। भारत माता की जय। क्लियर? डन। और हाँ ध्यान रखना बच्चों, ये केवल 5 नोटिफाइड सर्विसेज मैंने आपको पढ़ाई है, वहीं पे लगता है किसी गुड्स के केस में अप्लाई नहीं होता 95 और इन 5 के अलावा किसी और सर्विस पे भी अप्लाई नहीं होता 95। और हाँ ये 5 सर्विस के केस में ईसीओ विल बी लायबल टू पे जीएसटी। अगर ईसीओ टैक्सेबल टेरिटरी में तो वो टैक्स पे करेगा, नहीं है पर उसका सर कोई पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया में तो वो टैक्स पे करेगा, वो भी नहीं है तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ, मतलब पे तो उन्हीं को करना पड़ेगा। सर ये सर्विस सप्लायर टैक्स पे नहीं करेंगे। क्लियर? डन। आइए एक रेस्टोरेंट के लिए जब 95 में रेस्टोरेंट आया था उसके लिए कुछ सर्कुलर ने कुछ पॉइंट दिए क्लेरिफिकेशन के लिए, कुछ पॉइंट मैंने डाल रखे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, कुछ मैंने डाल रखे यहाँ पे। सबसे पहली बात क्या, रेस्टोरेंट के केस में अगर रेस्टोरेंट इज अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी तो भी क्या 95 लगेगा? बिल्कुल लगेगा बेटा। सर रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां 95 लगेगा वहां पे ईसीयू को टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड सर क्या ये ईसीयू के थ्रू अगर आप सप्लाई करो ईसीयू इज लायबल, क्या ईसीयू अपना रिटर्न फाइल करते वक्त इनको इनवर्ट सप्लाई में दिखाएगा जीएसटी 1 में 3B में? नो, क्योंकि ईसीयू के लिए ये इनवर्ट सप्लाई नहीं है। ईसीयू विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीयू इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, तो इसके लिए आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा, नॉट द इनवर्ट सप्लाई, क्योंकि ईसीयू इज नॉट द रेसिपिएंट। क्लियर? डन। फिर आता है क्या, अब ईसीयू के केस में, अब रेस्टोरेंट के केस में क्या होता है? रेट ऑफ टैक्स इज 5%। अब 5% अगर रेट ऑफ टैक्स होता है तो वहां पे कोई आईटीसी नहीं मिलता है। क्लियर? अब मान लो तो फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी इसको एग्जाम सप्लाई की तरह माना जाता है। तो सर ईसीयू को अगर लायबल कर दिया 95 के लिए रेस्टोरेंट सर्विस के लिए अंडर सेक्शन नंबर 95, तो ऐसे केस में ईसीयू विल बी लायबल टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 5%।
तो फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी इसको एग्जाम सप्लाई मानते हैं, क्योंकि आईटीसी नहीं मिलता है बेटा। तो यहां बोल दिया क्या, रूल नंबर 42 43 के पर्पस के लिए क्या ईसीओ को प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, कि रेस्टोरेंट टर्नओवर का जो इनपुट सर्विसेज था उसका प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स करो, बाकी इनपुट वगैरह का आप क्रेडिट ले लो, क्या ऐसा होगा? क्या नहीं, कोई प्रोपोर्शनल रिवर्सल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये केवल पर्सन बनाया गया लायबल टैक्स पे करने के लिए। क्लियर? एज इफ उसको माना गया कि वो सप्लायर होगा, एक्चुअली वो सप्लायर नहीं है। जो ईसीओ का खुद का मशीनरी है, खुद का जो गुड्स है, इनपुट्स है, इनपुट सर्विसेज है, वो अपने बिजनेस में काम आ रहा है, कोई रेस्टोरेंट का खाना बनाने में काम नहीं आ रहा है, इसलिए कोई रिवर्सल की जरूरत नहीं है, सारा आईटीसी मिलेगा। पर हाँ, ईसीओ को जो टैक्स पे करना होगा वो दैट हैज टू बी पेड थ्रू कैश ओनली, नो आईटीसी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ईसीओ, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स 5% बेटा, दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली। एंड लास्ट पॉइंट, अगर रेस्टोरेंट सर्विस साथ में कुछ अदर गुड्स भी सप्लाई कर रहा है, तो जो अदर गुड्स सप्लाई कर रहा है बेटा उसके लिए तो रेस्टोरेंट ही लायबल है, रेस्टोरेंट वाली सर्विस वाले पोर्शन के लिए ईसीओ लायबल होगा। क्लियर? एंड सर जहां पे 95 नहीं लगता वहां पे अगर कस्टमर जो पेमेंट करा वो ईसीओ के अकाउंट में अगर आता है तो ईसीओ विल बी लायबल टू कलेक्ट द टीसीएस। तो गुड्स वाला, अदर गुड्स वाला जो पोर्शन है उसके लिए टीसीएस के लिए लायबल होगा ईसीओ, वहां पे 95 नहीं लगेगा। रेस्टोरेंट वाले पोर्शन के लिए ईसीओ लायबल होगा और उसी को सप्लायर मानेंगे। इसलिए बेटर क्या है, दो सेपरेट इनवॉइस इश्यू किए जाए, एक तो जिसपे रेस्टोरेंट सर्विस में ईसीओ खुद लायबल है और एक अदर सप्लाई के लिए जिसके लिए सर सप्लायर खुद लायबल है बेटा। क्लियर? डन। तो सर जो अदर गुड्स है उसके लिए रेस्टोरेंट खुद लायबल होगा, वही इनवॉइस इश्यू करेगा, और जो रेस्टोरेंट वाला पोर्शन है, रेस्टोरेंट सप्लाई सर्विस वाला पोर्शन है, उसके लिए ईसीओ विल बी लायबल, ईसीओ इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस, उस पे ईसीओ ही टैक्स पे करेगा। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय, और ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब ऑल इज वेल, मस्त होकर पढ़ाई करिए। आई होप दिस लेक्चर वाज यूजफुल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।